गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। तो धनंजय जी और आशा जी, क्या हाल चाल है आपके? आवाज आएगी मेरी सबको? आशा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बोलिए। धनंजय जी, हाँ मतलब आ जाता है। प्रोग्राम को 3:30 बजे क्लास स्टार्ट। सर ने ज्यादा नहीं ली ना क्लास। और आदित्य कैसे हैं? हवा भी पसीने में तो कह रहे हो। धनंजय जी, आशा जी, कोई है क्लास में? और कोई? विजेता जी भी नहीं है क्लास में, कोई भी नहीं आया। शिखा जी, चलो स्टार्ट करें अपन थोड़ा बहुत। देखो अपन जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर कौन सा था? चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया ना? चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा? निधि जी अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा सुपीरियर ऑफिसर की पावर्स के बारे में, और वहां पर एड कर रहे थे पब्लिक, जो एड कर रही थी मजिस्ट्रेट को और पुलिस को कर रही थी। पार्ट बी जो था, पार्ट ए में तो 36 ही था, केवल 37 से लेकर के 40 तक के जो सेक्शन थे वो कवर कर रहा था। जहां पर हमने देखा एड टू द पब्लिक, सॉरी पब्लिक टू द एड, पब्लिक एड टू द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, इस चीज के बारे में देखा। तो वहां पर हमने ये भी देखा कि पब्लिक ऑफिसर जो होते थे उनकी भी ड्यूटी है, अगर विलेज से अपीयर कर रहे हैं तो वो अपने मजिस्ट्रेट, नियर मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन में भी, अगर कोई वहां पर हादसा हो जाता है क्योंकि कैसा हो, अननेचुरल हो, एक्सीडेंट हुआ हो, है ना, या कोई सस्पिशियस मामला हो, तो उसकी तुरंत से तुरंत जानकारी किसको दी जाएगी? पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी, वो भी नियरेस्ट, जो भी विच एवर इज नियर, नियर है। ऐसा ही था ना? तो हमने यहाँ तक के सेक्शन को कवर कर लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हमने ओवरव्यू चैप्टर नंबर 5 का भी देख लिया था, जिसमें कितने सेक्शन है? केवल 41 से लेकर के 68 तक के सेक्शंस को कवर किया। तो यहाँ पर ये 41 से लेकर के 68 तक के जो सेक्शंस हैं वो किस किस चीज के बारे में बताते हैं, ये हमने काफी चीजें इसमें कवर की थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें बता रखी। जैसे कि हमने जब स्टार्ट किया था तो जैसा कि हमें इस चैप्टर के नाम से पता चलता है, क्या नाम है इसका? अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर मेनली दो शब्दों का यूज किया गया है, एक तो अरेस्ट और दूसरा पर्सन। अब ये पर्सन कोई भी एनी पर्सन हो सकता है, और अरेस्ट कौन करेगा? तो मैंने आपको तीन चीजें लिखवाई थी, व्हेन और हु और बाय हूम। कब किया जाएगा, कौन कौन सी सिचुएशन, कौन कौन सी स्थितियां परिस्थितियां होंगी जिनमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। और हूम का मतलब मैंने क्या बताया आपको? किसको किया जाएगा, और बाय हूम किसके द्वारा किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा? तो एनी पर्सन में शब्दों को यूज किया, तो एनी पर्सन में वो मेल भी हो सकता है लेकिन और फीमेल हो सकती है, और कोई भी आर्म ऑफिसर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो सब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाय हूम क्या कहता है और व्हेन क्या कहता है? ये कहता है, अगर हम सेक्शन 41 पे जाएं तो व्हेन ही तो बताता है कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा। तो ये कहता है कि भाई 7 साल तक का कोई ऑफेंस हो, 7 साल से नीचे का कोई ऑफेंस हो, या 7 साल से ज्यादा का ऑफेंस हो, 7 मोर
ठीक है, और क्या बताया, कॉग्निजेबल हो, और कुछ अलग अलग तरीके की परिस्थितियां बता रखी है। वो कितनी है परिस्थितियां टोटल, वो सर्कमस्टांसेस केवल 9 है। कितनी है, 9 है ना। तो वो आई तक दे रखी है, कितनी है, आई तक, A to I तक के सेक्शंस को बता रखा है यहाँ पर, सब सेक्शन। फिर हमने यहाँ पर देखा बाय होम का मतलब क्या था, बाय होम का मतलब क्या बताया, किस किस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है किसी व्यक्ति को। तो हमने यहाँ पर सेक्शन 41, 42 को कवर किया, 43 और 44 को कवर किया। इसके अलावा हमने एक सेक्शन 55 जो सबऑर्डिनेट से रिलेटेड सेक्शन था उसको भी कवर किया, जहां पर किसी पुलिस अधिकारी के पास पावर है, मतलब वो सुपीरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो है कांस्टेबल और अधिकारी को, अपने अधिकारी को कह रहा है जब पकड़ के ला, क्या वो ओवर मतलब ऑथराइज होगा क्या बाय लॉ, नहीं होगा ना, वो बाय लॉ ऑथराइज नहीं है। लेकिन अगर उसका सुपीरियर अगर किसी इंफीरियर को कह रहा है कि भाई ये ऐसा ऐसा मैं तेरे को कह रहा हूँ, इस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू है और इस व्यक्ति को या विदाउट वारंट अरेस्ट करो, ऑर्डर दे दिया उसने, तो फिर उस केस में ऑथराइज बाय लॉ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी चीज को बता रखा है सबऑर्डिनेशन के बारे में, कि जब सबऑर्डिनेट कोई है उसको अगर पावर दी है, उसे कहा है, ऑर्डर दिया गया है, तो फिर उस केस में वो व्यक्ति भी उसे अरेस्ट कर सकता है। तो पहला, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। दूसरा, सिचुएशन मैंने बताई थी 41 की 9 सिचुएशन बता रखी है और अलग अलग टाइम, ठीक है। और 42 क्या कह रहा है, जब 41 हमें क्या बता रहा है, 41 जो सेक्शन है वो बताता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, सही है ना। लेकिन 42 नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर भी तब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, उस सिचुएशन को बता रहा। तो 42 के अंदर भी पुलिस ही करेगी, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस। 43 में क्या था, अरेस्ट पर्सन की बात हो रही है ना, कि किसी व्यक्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर प्राइवेट पर्सन की बात हो रही थी कि प्राइवेट पर्सन ही कर सकता है। और 44 बता रहा था मैजिस्ट्रेट के बारे में कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और 55 क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन, अगर कोई पुलिस का कोई इंफीरियर है रैंक में, तो उसके द्वारा भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। बात आती है भूख की, जहां पर मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो मेल को तो कर ही सकते हो, लेकिन फीमेल की सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, उसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग अलग सिचुएशन बता रखी है। तो ये बात जो है आपको सेक्शन नंबर 46 बताता है, जहां पर लिखा है अरेस्ट हाउ मेड, किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाए, उसकी प्रक्रिया कहां बता रखी है सेक्शन 46 में। लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि कैसे अरेस्ट किया जाए। लेकिन आम ऑफिसर है अगर कोई, तो क्या उसको क्या अगर वो अपना कोई ड्यूटी को फॉलो कर रहा है और उसको डिस्चार्ज करते हुए उसमें कोई किया ऑफेंस, ठीक है, तो क्या इसको अरेस्ट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, एनी पर्सन का एक्सेप्शन हो गया। ऐसी बताया ना मैंने, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45, ये तो था। तो आम ऑफिसर का, लेकिन इसके बारे में सेक्शन 41 की एक सर्कमस्टेंसेस कहती है, जिसका क्लॉज एफ जो है सेक्शन 1 का एफ, देखो सेक्शन 41 में दो ही क्लॉज रखे हैं, 1 और 2। इस 1 का जो ए से लेकर के आई तक के 9 सर्कमस्टेंसेस बता रखी किस किस परिस्थिति में किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसी का एक एफ है, वहां पर आर्म फोर्सेस के बारे में बता रखा है कि अगर आर्मी का कोई मेंबर जो है वो अगर डिजर्ट कर दे, रिबेल कर दे, अपनी ही आर्मी को छोड़ दे, तो अब ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी, उसके पास ऐसी कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन हो जो क्रेडिबल है और उसको बताया नहीं जा सकता किसी व्यक्ति को, और उसने छोड़ दिया, तो अब वो किसी और को बता दे इस बात को, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो ऐसे व्यक्ति को भी हाथियार अरेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर है उनको अरेस्ट नहीं किया सकता, लेकिन अगर वो ड्यूटी पर नहीं है और उसने फिर कोई ऑफेंस कमिट किया तब तो किया जा सकता है ना, वैसे नहीं किया जाएगा। तो इन सिचुएशंस के बारे में बता रखा है कि कब, कैसे और कहां पर किया जाए, ठीक है। ये सारी सिचुएशन देखी हमने, किस व्हेन, हू और बाय हू। इसके बाद हमने देखा कौन सा सेक्शन बताओ, जब व्यक्ति को क्या किया जाता है, अरेस्ट करने के लिए जाया जाता है, तो वो व्यक्ति भाग जाता है। मैंने बताया ना कि ए नाम का व्यक्ति जो है, बी नाम के व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो इसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन ये भाग गया। तो कौन सा सेक्शन था, जहां पर उसे सर्च करने के लिए भेजा गया था,
सेक्शन नंबर 47, सेक्शन नंबर 47 के अंदर ये चीज बता रखी है कि किसी अगर कोई एंटर करता है किसी प्लेस पर, अब वो प्लेस के अंदर जा रहा है तो सेक्शन 47 में लगेगा जब उसको सर्च किया जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। फिर इसके बाद हमने देखा अगर सर्च, भाई जब इसको सर्च किया गया भाग गया था नहीं, तो दूसरी सिचुएशन भी देखी जहां पर आउट ऑफ जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन के बाहर चला गया, मतलब पुलिस ऑफिसर की जो अधिकारिता थी ना वहां नहीं रहा, वो जयपुर से अजमेर भाग गया। जयपुर की पुलिस तो जयपुर के लोग तो ढूंढ सकती है ना, लेकिन अजमेर में भाग गया तो दूसरा जुरिसडिक्शन लग गया ना, अब वहां पर कैसे पकड़ा जाए, तो उसकी स्थिति परिस्थिति क्या होगी। फिर इसी तरीके से हमने देखा एक और चीज थी कि जब कहीं व्यक्ति भाग गया या हमारी कस्टडी से निकल गया, किसी तरीके से एस्केप कर गया और वहां से निकल गया, तो उसके लिए भी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 60, जहां पर पावर दे रखी है पुलिस को कि अगर वो कहीं भाग जाए इंडिया में तो जहां पकड़ा जाए वहीं पे पकड़ लो। इस तरीके की सिचुएशन देखी थी हमने। और बताओ और क्या बताया, क्या 60? हाँ, तो हमने यहाँ पर देखा अभी सेक्शन 60 जहां पर पावर के बारे में बता रखा है, पावर टू एस्केप एंड रिटेन, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखवाया नहीं सर, बताया था, लिखवाया नहीं था। यहाँ तक आपको समझ में आई चीजें कि कैसे कैसे चल रही है। फिर हमने इसके बाद देखा एक और सेक्शन जहां पर ये आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन वाला सेक्शन, बताओ आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन, बताओ कौन सा सेक्शन? आउट ऑफ द जुरिसडिक्शन चला जाता है अदर टेरिटरी, पक्का? सेक्शन नंबर 48 के अंदर बता रखा है। फिर ये सारी सिचुएशन समझ में आ गई ना। अब इसे क्या लिया है हम, पकड़ के लिया है, लेकिन जब हम इसे पकड़ के लेके आएंगे तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? सेक्शन 60 ये कहता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी, आपको सीआरपीसी की प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो, अन्यथा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ये पहली बात होगी। अब यहां से हम जब अरेस्ट कर लिया, अब हमने क्या कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट के लिए सिचुएशन बता रखी थी ना, जब कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पर उस व्यक्ति को राइट के तौर पर नोटिस दिया जाता है। यहाँ पर सिचुएशन तो ऐसी है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, जैसे सेक्शन 41A बताता है जिसके बारे में कि भाई आपको लग रहा है कि भाई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है तो वो कॉग्निजेबल, तो सेक्शन 41 की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन उनको ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि भाई उस व्यक्ति को बजाय अरेस्ट करने के हम क्या कर सकते हैं, उसको नोटिस दें कि वो खुद आए हमारे पास, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर उसे पकड़ लेंगे। तो नोटिस वाला भी एक राइट हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से वो अक्यूज जो है सिक्योर हो गया ना, 41A। इसी तरीके से हमने देखा राइट टू चॉइस एडवोकेट, राइट है कि नहीं? ये कब मिल रहे हैं उसको? अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट हो गया वो, क्योंकि हमने पकड़ लिया ना इसमें, रिटेक उसे वापस उठा लिया है, और अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी तो आफ्टर अरेस्ट, तो यहाँ पर हमने उसको पकड़ लिया, तो सब क्या किया हमने, राइट टू चॉइस एडवोकेट, उसको चॉइस के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करा दिया, एडवोकेट प्रोवाइड करा। अच्छा, एक सिचुएशन यहाँ पर रह गई कि जब मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई अगर कोई भाग जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सेक्शन 40 जो सी है अपना 41C, जहां पर हम डिस्ट्रिक्ट जो अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होते हैं और स्टेट कंट्रोल रूम होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ से भाग गया कोई व्यक्ति। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जब उसको अरेस्ट किया गया है किसी भी सेक्शन के अंतर्गत,
है ना, तो वहां पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसको दी जाती है, कंट्रोल रूम को दी जाती है। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 41C। और ये कहां है, चॉइस एडवोकेट। अब जब पकड़ लिया तो इसके राइट आ रहे, तो पहला तो नोटिस, राइट टू चॉइस एडवोकेट, बेल, बेल का राइट भी तो है उसके पास, और ग्राउंड। आपको पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि किस आधार पर आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्म करे उसको। कौन सा सेक्शन है बताओ, और थर्ड कौन सा है, जहां पर इन्फॉर्म किया जाएगा नॉमिनेट पर्सन को, जो उसके घर वाले हैं ना, जब आप उसको पकड़ लोगे तो उसके घर वालों को बताओगे कि भाई किस व्यक्ति को आपने उठाया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके घर वालों को दी जाएगी। तो अपना कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 58। ठीक है, और बताओ कौन सा राय करना है, नहीं वो राइट होगा। ये तो क्या हुआ, जब अक्यूज को अरेस्ट किया गया ना, जब अक्यूज को अरेस्ट किया गया तो उस टाइम पर कुछ सिचुएशन में उसको राइट दिए गए कि आपको ये राइट दिए गए। लेकिन जब किसी को राइट दिए जाते हैं तो वहीं पर ड्यूटी भी तो राइट हो जाती है, बताइए, ड्यूटीज है ना। तो ड्यूटीज कहां बता रही है, सेक्शन 41B। सेक्शन 41B कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा तो उसका कोई प्रोसीजर होगा और क्या उसकी ड्यूटी होगी जब वो अरेस्ट करने जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है वो सेक्शन 41B बताता है कि किस किस स्थिति और परिस्थिति के अंदर किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, उस केस में कुछ ड्यूटी जो है वो फॉलो करनी होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कुछ। अब देखिए, यहां तक की तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी हर एक सेक्शन को लेकर, लेकिन इरेज कर दूं कैसे, बोलिए। धनंजय जी और आशा जी और शिखा जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या, और मनीषा जी, ये इरेज कर दूं क्या, बताइए। हाँ वही तो देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ तक हमें क्या समझ में आ गया था कि भाई किसके साथ क्या हो रहा है। अब अरेस्ट कर लिया हमने उस व्यक्ति को, जब अरेस्ट किया उस व्यक्ति को तो आफ्टर अरेस्ट अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, तो आफ्टर की बात हो रही है कि जब उसे अरेस्ट कर लिया तो उसका क्या करेंगे, जैसे हम उसे पकड़ लेंगे तो उसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे, हर चीज करेंगे उसे, उस व्यक्ति की उसको सर्च करेंगे कि उसके पास कोई वेपन है या नहीं है। तो कौन सा सेक्शन लगता है, 51। और अगर उसके पास मान लो वेपन मिल जाते हैं तो वेपन को क्या करेगा, वो जैसे ही वेपन मिल गए तो सीज कर लेगा। इस सीज को क्या कहेंगे हम, सेक्शन नंबर 52। ये एक सिचुएशन है जब अरेस्ट किया गया किसी व्यक्ति को। इसके अलावा बताओ कोई और सिचुएशन। अब क्या होगा, इस व्यक्ति को जब पकड़ लिया जाता है तो पहले तो चेक कर लिया कि भाई इसके पास कुछ है तो नहीं, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, उसका एग्जामिनेशन करवाते, ऐसा ही होगा ना। तो एग्जामिनेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन ही होगा। एक तो रिक्वेस्ट किसकी है, पुलिस की, कौन सा सेक्शन है, 53। और जब पुलिस ने अगर रिक्वेस्ट की गई ऐसे ये व्यक्ति है अक्यूज और इसका एग्जामिनेशन हो, फिर उसके बाद अगर मान लो उसी अक्यूज व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाता है किसी महिला का या किसी का भी, तो वहां पर उस केस में रेप का एग्जामिनेशन होगा ना, जैसा कि सेक्शन नंबर 53A कहता है। लेकिन आप देखोगे तो विक्टिम के साथ अगर रेप होता है तो विक्टिम का तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है बताइए शिखा जी। सर एक बार वापस क्या पूछा था? मैंने ये पूछा कि रेप के लिए तो सेक्शन जो है अगर मेडिकल एग्जामिनेशन अक्यूज का किया जाएगा तो कौन सा सेक्शन था, 153A। यस। और विक्टिम के लिए क्या होगा, कौन
कौन से सेक्शन के अंतर्गत मेडिकल एग्जामिनेशन होता है? 164A। 164A। ये बात पॉक्सो में कहा दे रखी है? 27। सेक्शन नंबर 27 आप यहाँ पर लिख सकते हो। पॉक्सो के साथ सेक्शन नंबर 27 ऑफ पॉक्सो एक्ट। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई ना? क्या चल रहा है? आफ्टर चल रहा है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है रिक्वेस्ट पर, और रेप का वो किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जाएगा? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो मेडिकल ऑफिसर जब इस एग्जामिनेशन को करेगा तो कौन सा सेक्शन लगता है? 54। तो अब बताइए 54A क्या कहता है शिखा जी? सर आइडेंटिटी। बिल्कुल। यहाँ पर अब जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो पहले ये भी तो पता चलना चाहिए वो व्यक्ति जो हम उठा के लाए हैं वो सही है भी या नहीं है। कहीं मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई हो हमसे, तो आइडेंटिटी तो पता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या किया जाएगा? उसका आइडेंटिफिकेशन को देखा जाए। ठीक है? तो सेक्शन नंबर 54 यहां तक ठीक था। फिर उसके बाद बताइए क्या होगा? अब इस व्यक्ति को जब हमने पकड़ लिया, सारी सिचुएशन देख ली, तो फिर क्या करेंगे? अगर पुलिस वाले ने पकड़ा है तो वो उसको कितने टाइम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश करेगा वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स। किसने पकड़ा? जब पुलिस ने पकड़ा। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 57। लेकिन अगर मान लो किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, पढ़ा था ना सेक्शन 43। सेक्शन 43 कह रहा था कि प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को पकड़ सकता है अगर कि उसने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया हो जो नॉन वेलेबल हो या कॉग्निजेबल हो। हमारी बात। तो इसका मतलब वो अपराध ऐसा है जिसमें उसने मर्डर किया हो, किसी का रेप किया हो, या सस्पिशियस हो उस तरीके का। ठीक है ना? तो उस केस में प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को। तब अब इसने प्राइवेट पर्सन ने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो इसको भी तो लेके जाना पड़ेगा ना कहीं, या तो पुलिस थाने में भेजेगा उसको या किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजे। तो कौन सा सेक्शन है बताइए? सेक्शन नंबर 56। तो 57, 56। अब ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसका क्या होगा? रिकॉर्डिंग होती है, डेटा मेंटेन करा जाता है ना कि किस व्यक्ति को किया जाए। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। तो ये डेटा जो है वो किसके पास जाता है? ये सारा जब अरेस्ट कर लिया जाता है किसी व्यक्ति को, बताओ, इन्फॉर्म करने के लिए भेजा जाता है ना। पुलिस की ड्यूटी है कि वो डेटा भेजेगी। हाँ, पुलिस जो है उसकी ड्यूटी है कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका डेटा जो है किसी और के पास भेजेगी जिससे वो डेटा को सिक्योर कर सके। जैसे कि हमारे पास कंट्रोल रूम था सेक्शन 41C, उसके अंदर बता रखा था। इसी तरीके से यहाँ पे जाएगा। कौन सा सेक्शन कहता है बताओ? 50 हो गया। और एक लास्ट सेक्शन। अब मान लो सारी सिचुएशन हो गई, हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया, आइडेंटिफिकेशन देखी और सारी चीजें होने के बाद हमें पता चला कि वो व्यक्ति तो क्या निकला? इनोसेंट निकला। क्या निकल गया? इनोसेंट निकल गया। तो जब वो इनोसेंट निकला तो इसका मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये ही उसका रिजल्ट है। सेक्शन नंबर 59 जहां पर डिस्चार्ज किया जाता है किसी व्यक्ति। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है? बताओ कोई दिक्कत? अब कुछ ऐसे राइट, कुछ ऐसी सिचुएशन आई कुछ केसेस को लेकर के, जैसे डीके वासु वर्सेस स्टेट है ना केस 1997 का। उसके अंदर 11 गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राइट ऑफ प्रिजनर्स को लेकर के। इससे पहले जो उठी थी बातें वो उठी थी आपका केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव का केस। ये सारे केसेस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ये क्या था? इसके अंदर भी राइट ऑफ प्रिजनर की सबसे पहले बात की गई थी, जहां पर उनको उनकी स्थिति जो थी जेलों के अंदर
कि वहां पर उनको खाना जो है वो अच्छी तरीके से नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा वायलेशन कर रहे हो, तो उसको लेकर के गाइडलाइन दी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो एक और केस था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 2004 का केस था। इसके अंदर भी राइट टू विमेन, मतलब विमेन के जो राइट्स हैं उनको लेकर के, क्योंकि जेल के अंदर क्या हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं का हो रहा था, कि उनको मतलब पकड़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कब अरेस्ट करनी चाहिए, उनको किया जाना चाहिए, किस तरीके से उनका प्रोसेस हो, उन चीजों को लेकर के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के एक तो ये केस आया जिसमें ये बात उठाई गई, और एक था शीला वारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। उसके अंदर भी सेम सिचुएशन यही बताई गई कि भाई महिलाओं को जब कस्टडी में रखा जाता है तो सबसे ज्यादा उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता ही होता है। तो इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दी, तो उसमें कुछ मेजर्स दिए कि कब उसको पकड़ा जाए, कब नहीं पकड़ा जाए, कांस्टेबल का होना जरूरी है, वो भी कौन सी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का। तो इस तरीके की बहुत दुनिया भर की गाइडलाइन थी। तो ये 4-5 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर इस तरीके की सिचुएशन रखी। आपको पता होगा इन्हीं केसेस के आधार पर इन सेक्शंस के अंदर भी अमेंडमेंट हो चुके हैं। 2008 में जो एक्ट आया था आपका क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, जैसे कि आपको देखा होगा 41A, 41B, 41C, 41D, ये कहां से आए हैं, ये अमेंडमेंट से तो आए थे। इन अमेंडमेंट के अंदर काफी सिचुएशन को चेंज कर दिया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा वो सेक्शन नंबर 50A, जहां पर नॉमिनेटेड पर्सन की बात हुई है ना, नॉमिनेटेड पर्सन को क्या किया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। पहले क्या हो रहा था, ऐसी सिचुएशन थी कि मान लो किसी को उठाना था, अब वो उठा के उसे ले जा रहे हैं, मतलब अरेस्ट करना था उनको, और वो अरेस्ट के ग्राउंड कुछ भी बता देते कि साहब इसने ये ऑफेंस किया है, इसने ये ऑफेंस किया है, ना तो उसका नाम पता, और उठा के ले गया, बाद में पता चला कि किडनैपिंग हो गई, पुलिस की वर्दी में आ गए। तो आप देखोगे तो सेक्शन 21 का जो बी है, वहां पर ड्यूटी दी है कि आप आइडेंटिफिकेशन जो है पुलिस की वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। 41B, उसके अंदर आप जब ड्यूटी और प्रोसीजर के बारे में देखोगे तो वहां पर साफ साफ कह रखा है उसका नाम, पता और उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है पुलिस ऑफिसर की वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। वो क्यों दिखाई देनी चाहिए, पता चले कि वो तो कोई और ही व्यक्ति था, इसलिए पता चले कि वो जो पुलिस वाला है वो फिट रहा है वहां पर, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस भी तो प्राइवेट राइट डिफेंस मिल जाता है आपको, कि आप डिफेंस में मार भी सकते हो और पकड़ भी सकते हो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा है जिसको लेकर के ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, जिससे आपको पहचाना जा सके। तो इस तरीके की चीजें जो है इन कुछ पर्टिकुलर केसेस में दी गई थी। तो इन केसेस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले सेक्शन देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, बोलिए। चलो सेक्शन नंबर 41 पढ़िए, शीला जी आप भी पढ़िए। सर सेक्शन 41। हाँ, और कौन सा पढ़ोगे सर पर मुझे कुछ पूछना था। क्या हुआ सर कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। सर 56 के लिए आपने कहा कि प्राइवेट पर्सन जब अरेस्ट करता है तो तब वो 56 के लिए बताया ना आपने। 56 हाँ, पर सर उसमें तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं कर रखा कि जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करे तब। एक मिनट। अच्छा एक चीज और छूट गई थी, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में, सेक्शन 55A। हाँ, इसको भी वहां पर आप ड्यूटीज में डाल देना, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज है। हाँ
ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन है मैं बाद में बता दूंगा आपको क्या है इसके अंदर, ठीक है, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ सिचुएशन को देखते हुए लिखवाया होगा, क्योंकि मैंने जब एग्जांपल सेट कर रहा था ना, और ऐसा भी नहीं है कि उनके अंदर जो मैंने बोला है वही चीज सेट हो, मैंने वो तो आपको याद करने के पर्टिकुलर सेक्शंस को याद करने का एक तरीका बताया, ठीक है। तो आप सेक्शन 41 पढ़िए। Section 41. When police may arrest without warrant. Any police officer may, without an order from a magistrate and without warrant, arrest any person A. who commits in the presence of police officer a cognizable offence. B. against whom a reasonable complaint. देखिए यहाँ पर सेक्शन 41 में जैसे कि आपको अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में पता चला कि अरेस्ट ऑफ पर्सन से आपको अरेस्ट शब्द और पर्सन की समझ में आ रही थी कि भाई ये सिचुएशन है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो हमें पता चला पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, सही था। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर वैन शब्द लिखा हुआ है ना, तो ये सेक्शन 41 जो है वो एक सिचुएशन बता रहा है कि कभी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, तो आप इस शब्द को अंडरलाइन कर सकते। और यहाँ पर क्लॉज 1 जब शिकाजी ने पढ़ा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पुलिस ऑफिसर में शब्द का यूज किया गया, तो मतलब ये डिस्क्रिप्शन है उसकी, उसके ऊपर बाइंडेशन नहीं है कि अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसको अरेस्ट ही करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये चीज। तो यहाँ पर जो ये मे है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्क्रिप्शन से क्या हो गया, एक पावर मिल गई है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि इसकी क्या पावर होंगी और क्या सिचुएशन होगी उस चीज को। तो क्या लिखा हुआ है, विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट। तो देखिए यहाँ पर दो शब्दों का यूज किया है, एक तो मजिस्ट्रेट जो है, अब ये मजिस्ट्रेट कौन है, कोर्ट का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, अब ये दो मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आपका जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये दोनों मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर डिफाइन तो कर नहीं रखा कि कौन सा मजिस्ट्रेट होगा। दूसरा लिखता है विदाउट वारंट। अब ये जो विदाउट वारंट है इसका मतलब बिना वारंट के भी, ऐसे तो क्या है कि वारंट के बगैर तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते, जनरल रूल तो यही है, लेकिन यहाँ पर इसको पावर इस तरीके की दी है तो इसको डिस्क्रिशनरी पावर होते हुए क्या हो गया कि ना तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत है और ना ही वारंट की जरूरत है, तो ये सीधे जाकर के क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अरेस्ट एनी पर्सन, और ये एनी पर्सन कोई भी हो सकता है ना, एनी पर्सन में तो सब इंक्लूड हो गए। अब पढ़िए क्लॉज ए में इन्होंने पढ़ दिया है, इसके अंदर बताया कि हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संगीन अपराध, ऐसा अपराध जो कि देखते ही मतलब आप किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, बताइए, किसी को नहीं पता चल सकता इसके बारे में, क्योंकि सबने लोग ना पढ़ रखी, जनरल पब्लिक को तो ये लगेगा यार ऐसा इसने अपराध कैसे कर दिया। तो वो ऑफेंस अपने आप जब खुद को ऐसा महसूस हो रहा है यार ये इसने गलत किया है, और फिर उसमें ऐसा लग रहा है उसे पकड़ना जरूरी है, तो वो अपने आप में खुद से लगता है यार कॉग्निजेबल ऑफेंस, संगीन गंभीर अपराध होता है तो ऐसा, जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, और दुनिया भर के जो ऑफेंसेस जैसे ग्रीवियस एक्ट कर दिया, तो इस तरीके के ऑफेंस। लेकिन पुलिस को तो पता है ना इसी के बारे में, तो वो अगर उस आधार पर देख रही है, क्योंकि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके प्रेजेंस में हो रहा है, उसकी उपस्थिति में रहते हुए हो रहा है, तो उस केस में वो पकड़ सकती है ऐसे व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उसे पकड़े। शैल लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, यही शब्दों का ध्यान रखना आपको। देखिए क्लॉज भी देखिए, पढ़िए, आशा जी पढ़िए। Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely।
देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन बता रखी है इन्होंने। सबसे पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए रीजनेबल कंप्लेंट, दूसरा है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और तीसरा है रीजनेबल सस्पिशियन। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लिया। और चौथा कीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल ऑफेंस को बताते हुए इसने क्या कहा है, उसकी पनिशमेंट क्या है, या तो 7 साल से कम है या 7 साल तक की ऑफेंस की सजा होगी। तक लिखा हुआ ना, एक्सटेंड टू द 7 ईयर, 7 साल तक। ध्यान रखना, मोर देन 7 ईयर लिखा हुआ नहीं यहाँ पर। जो मैंने आपको 3 सेक्शन बनाए, 7 से नीचे, 7 तक और 7 से ज्यादा, ऐसे बताया ना। लेकिन यहाँ 7 से ज्यादा की बात नहीं हुई है, ध्यान रखना एक बात। क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई हो, ठीक है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हो। क्रेडिबल मतलब जिस पर वो विश्वास कर सकता हो। लेकिन क्या विश्वास ऐसे किया जा सकता है क्या? ऐसे तो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको दे दी गई और बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को पकड़ लाएगा वो, तो समझ रही बात कि उसको कैसे पता चलेगा कॉग्निबल है नॉन कॉग्निबल है? वो तो डायरेक्ट अरेस्ट कर रहा है उस व्यक्ति को। ऐसे होगा क्या? इन्हीं चक्करों में कोर्ट ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे केसेस में गाइडलाइन कि भाई इस रीजनेबल शब्द का मतलब क्या है। रीजनेबल का मतलब उन्होंने बताया कि ये रीजनेबल का मतलब है कि जब तक आप खुद अपनी तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ, रीजन टू बिलीव, इन चीजों को लेकर के कहा, चाहे वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि वेरीफाई भी तो करना जरूरी है ना। किसी ने कह दिया और आप उस बात को मान के थोड़ा ना चल सकते हो इस चीज को लेकर के। तो इन्होंने कहा कि रीजन टू बिलीव और रीजनेबल सस्पिशन। अब देखिए, जैसे मान लो, जैसे ये ए नाम का व्यक्ति है, ये साहब किसी के घर में मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करने गए जेड नाम के व्यक्ति का। अब यहाँ पर ये जाएगा तो इसके पास क्या मिलेंगे? अगर फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से देखें तो इसके वहां पर हेयर मिल सकते हैं, फुटप्रिंट मिल सकते हैं, या उस व्यक्ति को लेकर के फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। या वो टाइमिंग जब ये गया वहां पर, जब वो व्यक्ति मरा और जब ये व्यक्ति वहां पर गया, तो उसका टाइमिंग क्या था? जब वो, जैसे मान लो ये ए नाम का व्यक्ति जेड नाम के घर में घुसा, ठीक है। अब जैसे इसने घर में घुसा, जबकि घुसे थे जेड और ए दोनों साथ साथ, लेकिन निकला वहां से ए की पर, जेड शायद अपने घर रह गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मरा हुआ था वहां पर और उसके घर में कोई और रहता नहीं था। तो इससे क्या लगाया जा सकता है? ये सस्पिशियस हो जाएगा ना, बताओ। इसी आधार पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो उसके बाद। ऐसे नहीं किसी को भी अरेस्ट कर लिया, ऐसे तो वो तो आप पे डिफॉर्मेशन का चार्ज लगा देगा, तुमने अरेस्ट कैसे कर लिया मेरे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। लेकिन वहां पर अगर ही हैज कमिटेड, हालांकि पुलिस ऑफिसर जब कोई काम करता है इस तरीके का और वो रीजन टू बिलीव है और ड्यूटी में कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन अपने आप ही मिल जाती है कि उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है, जहां पर इलीगल तरीके से कन्फाइन कर लिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, तो सिचुएशन वो अपने हिसाब से बना लेते पुलिस वाले। देखा ही होगा, आप जानते ही हो पॉलिटिकल मैटर में क्या चलता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम गाइडलाइन देता रहता है और हर केसेस में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन दो उसके घर वालों को, अरेस्ट कर रहे हो तो ग्राउंड बताओ उसको कि किस बात का अरेस्ट कर रहे हो, बताता है ना ये चीजें। अरेस्ट कर रहे हो तो अगर आप इंटरोगेशन कर रहे हो उसका, तो उसके एडवोकेट को बुलाओ। मतलब एडवोकेट का भी उसको राइट है कि वो एंटाइटल है कि वो अपने एडवोकेट की भी बात सुन सकता है, मतलब बात कर सकता है, उससे मिल सकता है। ऐसी सारी सिचुएशन इसमें इसलिए बताई गई, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 7 साल तक, 7 साल से कम, ये दो सिचुएशन बताइए। लेकिन किस केस में? कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर, उसमें वो पनिशेबल हो। तो उसके लिए भी कह रखा है कि आप अगर 3-4 नीचे की जो चीजें हैं उनसे अगर सेटिस्फाइड हो,
अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि उसे अरेस्ट किया जाए, लेकिन 5 ऐसी चीजें बता दी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जहां पर 4-5 जिनको लेकर के अगर उसको लग रहा है तो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए तभी उसे अरेस्ट करे। समझ में आ रही बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इसका मतलब अरेस्ट करना उसे कंपल्सन नहीं हो उसके ऊपर, अगर इन ग्राउंड्स में आ रहा है। जैसे कि मान लो ये ए और जेड है, मर्डर कर दिया इसने, इसको लगा कि यार मेरी कुछ चीजें छूट गई वहां पे, जैसे मान लो अपनी गाड़ी की चाबी या कोई लॉकेट वॉकेट जो है उसके घर पे छूट गया। अब इसको अरेस्ट किसने किया पता तो चल गया उसको, लेकिन वहां पर एविडेंस थे तो इन्वेस्टिगेशन होनी थी और प्रॉपर इंक्वायरी होती है, बाकी पता चलता सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, बी नाम का पुलिस ऑफिसर जो है इसको लग रहा है यार ये जो ए नाम का व्यक्ति है ना इस पर मुझे संदेह है, उसको लेकर सस्पिशियस का। तो अब इसको लेकर के ये क्या करता है, ये कहता है कि इस ग्राउंड को लेकर के कॉग्निजेबल तो हो गया मर्डर का, तो ये व्यक्ति जो है इससे कहता है कि यार नहीं तुम नहीं जाओ, क्योंकि तुम अगर रिलीज कर दिए जाते हो मेरी तरफ से तो तुम क्या कर सकते हो, वहां के जो सबूत हैं उनको कुछ ना कुछ करके बिगाड़ दोगे, छेड़छाड़ कर दोगे और हमारे वहां के सबूत मिट जाएंगे। इन चीजों को लेकर के सेटिस्फाइड कौन हो जाता है, ये व्यक्ति होता है, तो फिर उस केस में अरेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ सिचुएशन है जहां पर ऐसे कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं सेक्शन 41 के क्लॉज 1 को लेकर कि कब कब अरेस्ट किया जाएगा। सिचुएशन तो बता दी, कुछ ग्राउंड्स और बताए जिनसे वो सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि वो अरेस्ट करे ही करे किसी के। अब देखिए कौन कौन सी चीज बताई हुई। अब पढ़िए शिखा जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अरे कोई भी पढ़ लीजिए, शिखा जी, आशा जी, कोई भी पढ़। शिखा जी के नेटवर्क सही नहीं आ रहे, आशा जी आप पढ़िए। माइक तो ऑन कर लीजिए भाई। The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspension that such person has committed the said offence. तो देखो यहाँ पर क्या, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लेंट के बेसिस पे रीजन टू बिलीव शब्द लिखा हुआ ना, आईपीसी में डिफाइन कर रखा है इसको। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर, शिखा जी कौन सा सेक्शन है आईपीसी का, रीजन टू बिलीव जहाँ पर डिफाइन कर रखा है 26। वहां पर बता रखा है रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होगा। और जब रीजन टू बिलीव की बात आ जाती है ना किसी चीज को लेकर और ड्यूटी कर रहा होता है तो उसको प्रोटेक्शन अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि वो गुड फेथ में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रीजन टू बिलीव का भी मतलब होता है कि एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना उस चीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने अंदर ही मान लिया कि हाँ हो गया और फिर जाकर के उसको अरेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। रीजन टू बिलीव का मतलब आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की बात पता हो, उसको देख करके लिंक को लग रहा हो कहीं ना कहीं, वो तब रीजन टू बिलीव होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन। देखो तीनों शब्दों का यूज किया है जो ऊपर कर रखा था, पहले लिखा हुआ है कंप्लेंट को लेकर के, इंफॉर्मेशन को लेकर के और सस्पिशन को लेकर। इनके आधार पर उसको लग रहा है कि भाई ऑफेंस हुआ है तो अरेस्ट कर सकता है। आगे बढ़िए क्लॉज 2। The police officer is certified that such arrest is necessary. First, to prevent such person for committing any further offence. Second, for proper investigation of the offence. Third, to prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence in any manner. D. To prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person accused with the facts of the cause so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer. As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. देखो यहाँ पर ये कुछ 5 सिचुएशन बता रखी है ना, 5 है ना,
तो ये 5 सिचुएशन बता रखी है जहां पर उसको लग रहा है कि भाई जरूरी है उस व्यक्ति को अरेस्ट करना। अगर कि इन 5 सिचुएशन से ही सेटिस्फाइड हो जाए तो कौन कौन सी बताई इसमें कि वैसे तो लग नहीं रहा था कि भाई जरूरी है, लेकिन जब इन चीजों को लेकर के लग रहा है कि भाई जरूरी होगा कि इसको अगर मैंने छोड़ा तो क्या कर सकता है, ये दूसरा ऑफेंस भी कमिट कर सकता है। मान लो उस व्यक्ति का टारगेट, आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी में क्या दिखाते हैं, जैसे एक मूवी नहीं पता कौन सी थी जिसके नाम से ही वो क्राइम करता था। तो जैसे कि मान लो कि जैसे आर्म लिखा हुआ था कहीं पर, ये आर्म नाम का एविडेंस छोड़ के जाता था हर जगह, ठीक है। तो वो ए नाम के व्यक्ति को मारता था, आर नाम के व्यक्ति को मारना चाहता था और एम नाम के व्यक्ति को मारना चाहता था जब वो कहीं पर उनको देखता था, ठीक है। तो जैसे एक विलन मूवी के अंदर क्या हो रहा था, वो किसी को भी देखता तो लेडी को देख करके उसे गुस्सा आ जाता और वो क्या उसे मार देता। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया ना एक तरीके से। तो उसको लगा कि यार सेम ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जो अभी किया है इसमें, ये दोबारा भी ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उसको ना होने, उसको रोकने के लिए उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रिवेंट सच पर्सन लिखा है ना फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करे। फिर क्या लिख रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, जहां पर उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। कह रहा है कि यार ये व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है और इसको अरेस्ट करना भी जरूरी है, बिना इसके इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एविडेंस अगर है, उन एविडेंसेस को डिसअपियर किया जा सकता है, मतलब उनको गायब कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि उसका लॉकेट रह गया था वहां पर, उस लॉकेट को क्या कर रहा है, वो डिसअपियर कर रहा है, गायब कर रहा है वहां से। रात को गया, पता चल गया वहां तो सील लग गया, लेकिन वो बाद में रात को गया वहां पर और रात को जाकर के उनको निकाल के ला रहा है अपने लॉकेट को, लेकिन पता चला दूसरा भी छूट गया। और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से उसको टेम्पर कर रहा हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसमें छेड़छाड़ कर दी उसने, तो ये क्या हुआ, तो इससे क्या होगा, एविडेंस से जब बिगड़ जाएंगे तो फिर उसे पकड़ सकते हैं क्या, नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसी चक्कर में वो क्या कर रहा है, उसको भी, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। और क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वांटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। एक्वांटेड का मतलब क्या हुआ कि जो उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लो यहाँ जेड का मर्डर जो ए ने किया तो उसको सी देख रहा था। कौन देख रहा था, सी नाम का व्यक्ति देख रहा था। उसने देखा कि भाई मर्डर हुआ है, अब इसको धमकी दे रहा है, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, इसको धमकी दे रहा है, तेरे बच्चे को मार दूंगा, इसको धमकी दे रहा है, या मतलब कुछ भी ऐसी उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूँ, उसने वीडियो बना ली होगी, तेरा तू इस वीडियो को मेरे को दे दे। समझ में आ रही बात? ये ऐसी अगर सर्कमस्टांसेस है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि यार ये अपने जो मैटर है, जो एविडेंसेस है, उनको साथ या जो विटनेसेस बन सकते हैं इसके, उनको भी क्या कर सकता है, उनको भी इंड्यूस कर सकता है, उसको धमकी दे सकता है, जिससे क्या हो कि वो फैक्ट जो आने चाहिए कोर्ट के सामने वो डिस्क्लोज ना हो सके। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए वो क्या करेगा, पहले उसे अरेस्ट करेगा मेन व्यक्ति को, या unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। वो ऐसा व्यक्ति है जो उसको देख करके लग रहा है यार ये व्यक्ति जो है ना कभी भी भाग सकता है निकल के, और ये कोर्ट के सामने इसको प्रेजेंट करना जरूरी है हमारा। और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमें इसके बारे में पता हो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ना तो हमारे पास नाम है, ना एड्रेस है, ना कुछ पता वता कुछ भी नहीं इसके बारे में। तो अगर हमने छोड़ा तो ये कहीं निकल गया तो दिक्कत आ जाएगी। तब ऐसी अगर सिचुएशन है जहां पर उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, तो उस केस में उसको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट किया जा सकता है उसको। लेकिन जब भी ऐसा अरेस्ट किया जाएगा किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो क्या कर लेगा, रीजन जरूर रिकॉर्ड करेगा कि किस ग्राउंड के आधार पर, क्योंकि उसने मेल लिखा हुआ था ना। और सेटिस्फेक्शन जब बात होती है, जब सेटिस्फाइड होने की, तब वहां पर ग्राउंड की बात कर रहा है कि किस कंडीशन के आधार पर आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका प्रोवाइजो जो थोड़ा अलग तरीके की बात बता रहा है
कि जब ऐसा कोई ऑफेंस अगर उस व्यक्ति ने किया, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइजो provided that a police officer shall in all cases where arrest of a person is not required under the provision of this subsection. This subsection का मतलब क्या कह रहा है, केवल क्लॉज 1 की बात कर रहा है, सेक्शन 41 के क्लॉज 1 की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, record the reasons in writing for not making the arrest. मतलब मान लो जहां पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं किसकी, अरेस्ट करने की, तो आप अगर अरेस्ट नहीं कर रहे तो उसकी भी ग्राउंड बताओ कि आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आप मान लो कुछ घटना घटित हो जाए, आपने तो नहीं करा उसको अरेस्ट, जैसे फेवर में हो जाते ना, पैसे लेके कर देते काम, तो अगर ऐसा कोई फेवर है उसके साइड पुलिस वाले का उस व्यक्ति को लेकर के और उसने उसे छोड़ दिया, उसे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, तो तब भी उससे क्या लिखवाया जाएगा, उससे राइटिंग लिखवाया, आपने क्यों छोड़ा इसको, ये इसलिए लिखवाया, सिर्फ दोनों सिचुएशन बनी रहे, मेंटेन रहता, बना रहे, ये इस तरीके से लिखा हुआ। अब पढ़िए BA, आशा जी। Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. ये BA है ना, देखिए इस BA के अंदर अभी आपने पढ़ा किसके बारे में, कॉग्निजिबल ऑफेंस, जहां पर 7 साल से नीचे की और 7 साल तक की, अप टू 7 ईयर, इतना ही तो बता रखा था, क्लॉज 1 का एम है। लेकिन BA जब आ रहा है उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसने क्या कह दिया, मोर देन 7 ईयर, 7 और मोर, 7 और मोर की मतलब कॉग्निजिबल केसेस की बता रहा है वो भी। देखिए क्या लिखा हुआ है, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense, तो सीधी बात है, cognizable offense जब तो 7 साल से ऊपर का हो गया, punishable with the imprisonment for a term which may be extend to the more than 7 years। देखिए यहाँ पर more than 7 year लिखा हुआ है। अब more than 7 years से रिलेटेड अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है वो कॉग्निजिबल तो है ही, लेकिन 7 साल तक का ही हम मान के चल रहे थे, तो 7 साल से ज्यादा की चाहे कितनी हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे डेथ सेंटेंस हो, सब इंक्लूड हो गई ना उसमें तो अपने आप ही, क्योंकि वो वाइडर एरिया होगा अपने आप में। तो फिर ये क्या कह रहा है कि उस सिचुएशन में क्या करेगा, अंडरलाइन कीजिए, एक तो इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस को, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को और मोर देन 7 ईयर को, विद डेथ सेंटेंस, सेंटेंस की भी बात कही है, वो भी डेथ। तो जहां पर रीजन टू बिलीव, अंडरलाइन कीजिए रीजन टू बिलीव को, ये कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर ही फोकस किया जाता है। On the basis of that information such a person has committed said offense, तो ये भी सिचुएशन आ गई ना। अभी तक हमने क्लॉज 1 जो बात कर रहा था, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन जो निकालते लोग इसका गलत निकालते, क्यों निकालते, क्योंकि यहाँ पर तो केवल इतना ही, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो पुलिस की पावर जो क्लॉज 1A कह रहा है उसके हिसाब से तो लिमिटेड हो गई ना, क्योंकि वहां तो केवल कितना लिख दिया, 7 साल से नीचे का या 7 साल तक का, तो 7 साल के ऊपर का क्या, इसलिए इन्होंने भी एक क्लॉज डाला है। इन्होंने कहा कि भैया 7 साल से ऊपर के भी अगर ऑफेंस होंगे हो तो ज्यादा ही गंभीर है ना वो, तो उनमें भी तो किया जा सकता है ऐसा काम, तो उनमें भी अरेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी डाला है उनको। अब पढ़िए सी, who has been proclaimed as an offender either under the code or by order of the state government। अब आप पहले ये बताइए, ये इस कोड के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कहां बता रखा है, अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ा था 82 सही है क्या शिखा जी? यस सर। और दूसरा कहां पढ़ा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अभी कुछ दिन पहले? डेफिनेशन दे रखी थी ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होगा, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे उसका पार्ट बी। अरे जहां पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जो सेक्शन नंबर 39 का कौन सा सेक्शन,
सेक्शन 39 सब सेक्शन कौन सा है उसका? एक बार चेक कर लो फटाफट से। आप कुछ सही बोल रहे हो, मैं उनसे देखो सेक्शन नंबर 82 बिल्कुल सही है, सीआरपीसी के अंदर बता रखा है। और सेक्शन नंबर 40 का एक्सप्लेनेशन जो है उसके अंदर जो 2 बता रखा है उसके अंदर प्रोग्राम्ड ऑफेंडर को डिफाइन कर रखा है कि ये कौन होगा। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नहीं डिफाइन किया। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन बता दी इसका। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको तो सबको ही अधिकार होगा ना पकड़ने का, पुलिस ऑफिसर भी पकड़ सकते हैं। तो इनके लिए तो जनरल नियम है कि प्राइवेट पर्सन भी पकड़ सकता है। प्राइवेट पर्सन के लिए आप सब जब सेक्शन 43 पढ़ोगे तो वहां पर भी इस तरीके की सिचुएशन बता। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के तो पास पावर है ही, इसके साथ साथ प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। आशा जी एक बार पढ़िए दूसरा डी क्लॉज। D. In whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of have committed an offence with reference to such thing or देखिए यहाँ पर जो बात बता रखी है इन whose possession, इन whose का मतलब उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसकी possession में ऐसी कोई चुराई गई प्रॉपर्टी हो, मतलब किसी ने चुराई थी और उसके पास पड़ी तो स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई। कौन सा सेक्शन है इसी के 410 और 411 ये क्या 410 और 411 के अंदर बता रखा है कि कौन सा ऑफेंस माना जाएगा अगर स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास पाती है तो। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन को ही क्या बना दिया इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है इन whose possession anything is found, किसी के पास कोई ऐसी चीज पाती है, इसका मतलब वो नहीं कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही हो, इसमें फाउंड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कीजिए फाउंड हो, which may be reasonably be suspected to a stolen property। इस वजह से जब उसके पास कोई ऐसी चीज पाई गई जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके पास वो जैसे मान लो इस व्यक्ति ए नाम का जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को बहुत सारा सिक्के पाए सोने के, ठीक है सोने के सिक्के पाए। अब उसके बारे में उसके वो जो सिक्के थे सारे गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो उसने क्या किया वहां पर जहां पर वो सिक्के होकर रखे थे जिसकी कस्टडी में थे वहां से निकाल लाया क्योंकि वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड था। अब वहां से वो सिक्के निकाल लाया तो एक सिक्का शायद तो डाला नहीं उसने, लेकिन एक सिक्का उसके घर के पास है। समझ में आ रही बात नहीं? चाहे ये सिक्के उसने कहीं भी दिए हो लेकिन वो क्या हो गया एक सिक्का एक सबूत हो गया उस चीज का। तो इससे ही तो पता चला हमें, बताइए इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सस्पेक्टेड रीजनेबली बी सस्पेक्टेड। ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है who may reasonably be suspected। हाँ दीदी हो गया है काम दीदी। हाँ हाँ दीदी इसको हो गया, मुझे इसको नीचे से बात करा के आ गया। हेलो, हाँ अंकल जी अभी तो कोई मैसेज ना आया यहाँ पे, अभी तो कोई मैसेज नहीं आया ना। अच्छा वो 5 बजे तक हो गया अंकल जी, 5 बजे तक देखो 5 बजे तक ना आ जाएगा। केवल है ना वो ऐसे निकाल लें उस कॉपी में लिख लें मैं जब इकट्ठे चढ़ाम है 4 बजे काम है ना 6 बजे तक करें वो उम्मीद करवा के आए होंगे ना। और अभी दिखवा लूँगा मैं, वैसे तो अभी आया नहीं मैसेज, फ़ोन मेरे हाथ में ही है। हेलो